नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू खान। उत्तराखंड प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 से 25 सितंबर तक चलेगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए रूपरेखा तैयार करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जिस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि विधानसभा में बने सदन में वर्तमान में मौजूदा विधायकों की ही बैठने की व्यवस्था होगी, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने में जगह कम पड़ सकती है, जिसके संबंध में सदन के आसपास के दर्शक दीर्घा और पत्रकार दीर्घा को भी सदन में शामिल करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र के विधायकों को सत्र में ना बुलाने पर भी विचार विमर्श हो रहा है। बता दें कि कल मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद सत्र की रूपरेखा तैयार की जाएगी। विधानसभा सत्र की तैयारी तेज हो गई है, कोरोना के चलते तैयारी की रूपरेखा तैयार की जा रही है। विधानसभा के निरीक्षण के बाद तैयार होगी रूपरेखा। सीएम और विधानसभा अध्यक्ष करेंगे स्थलीय निरीक्षण। बता दें कि क्योंकि अब मानसून सत्र शुरू होना है, लेकिन ऐसे में क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, लगातार देवभूमि में भी संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो रूपरेखा ऐसे तैयार की जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और पत्रकार कहां बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं जो 60 साल से ज्यादा उम्र के विधायक है, उन पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि क्या उन्हें ना बुलाया जाए, या अगर बुलाया जाए तो कैसे कहां पर बैठने की तैयारी की जाए। इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा हो रही है, बैठकों का दौर भी चल रहा है। सीएम और विधानसभा अध्यक्ष स्थलीय निरीक्षण करेंगे, उसके बाद रूपरेखा तैयार की जाएगी। विधानसभा सत्र की तैयारी अब तेज हो गई है, कोरोना के चलते तैयार की जाएगी रूपरेखा, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। विधानसभा के निरीक्षण के बाद तैयार होगी रूपरेखा। 23, 24, 25 सितंबर को होना है, वो देहरादून में होना है। माननीय मंत्रिमंडल ने देहरादून में करने का निर्णय लिया। जहाँ तक हमारे विधानसभा का सवाल है, विधानसभा का जो मंडप है वो बहुत सीमित दायरे का मंडप है। 70 माननीय विधायकों के बैठने की व्यवस्था है, उतनी वहाँ पे संख्या की दृष्टि से सीटिंग अरेंजमेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो वो जगह मुझे थोड़ी लगती है। तो हमारा ये प्रयास है, हम इस पे विचार कर रहे हैं कि जो सामने दर्शक दीर्घा है, प्रेस दीर्घा है, अधिकारी दीर्घा है, इधर राज्यपाल दीर्घा है, इन सब को भी उसके साथ जोड़ा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के नाते सभी माननीय विधायकों का उसमें पूरी तरह से बैठने की व्यवस्था हम लोग करें। और साथ में एक प्रयास ये भी है कि बीच में कहीं कुछ गिलास या कुछ लगाने की बात है, उसको आज हम कोशिश कर रहे हैं। एक जो है व्यक्ति को बुलाया है जो उसकी जानकारी हमें देगा। और मैं ये सारी बातों के साथ साथ एक हम लोग इसमें भी विचार कर रहे हैं कि जो हमारा ये सत्र है उसमें यदि वर्चुअल कोई संपर्क में आ सकता है, यानी वर्चुअल जुड़ सकता है, तो वो भी हम ऑप्शन देने को विचार। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन दीक्षित, क्या जानकारी मिल रही है, कब सीएम और विधानसभा अध्यक्ष करेंगे स्थलीय निरीक्षण, जिसके बाद रूपरेखा तैयार की जाएगी? जी पवन। तो पवन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तकनीकी खामियों की वजह से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि विधानसभा का निरीक्षण करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष, उसके बाद रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, देवभूमि में भी संक्रमितों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहीं मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए रूपरेखा तैयार की जाएगी। और यह भी विचार हो रहा है कि जो 60 साल से ज्यादा उम्र के विधायक हैं उनको ना बुलाया जाए, और वहीं इसी के साथ पत्रकार कहां बैठेंगे और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं को लेकर इसके बाद चर्चा होगी, और अभी भी चर्चा की जा रही है। वहीं निरीक्षण करने वाले हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष, जब स्थलीय निरीक्षण कर लेंगे उसके बाद रूपरेखा तैयार की जाएगी। कोरोना के चलते तैयार होगी रूपरेखा। आपको बता दें क्योंकि लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, और ऐसे में 2 गज की दूरी बेहद ज्यादा जरूरी है। 2 गज की दूरी का ध्यान रखते ही कोरोना को मात दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं है। अब इसका असर जो है सत्र पर भी दिखाई दे रहा है। मानसून सत्र क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है, उसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। कोरोना के चलते तैयार होगी रूपरेखा। संक्रमितों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये सत्र की शुरुआत होगी।
इस सत्र में 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जाएगा। वहीं इसी के साथ जो 60 साल से ज्यादा उम्र के विधायक है उनको ना बुलाने का विचार किया जा रहा है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष जब स्थलीय निरीक्षण कर लेंगे उसके बाद रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिलहाल इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और इस बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। बता दें कि हरिद्वार से बड़ी खबर, हरिद्वार में कांग्रेसियों का सांकेतिक धरना। यह हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है प्राइम न्यूज, और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहा है। बिजली पानी के बकाया बिलों की माफी को लेकर यह प्रदर्शन है और सांकेतिक धरना है। प्रदेशवासियों को मुफ्त में बिजली मिले ये मांग कर रहे हैं। कई बड़े नेताओं ने नगर निगम पहुंचकर धरना दिया है। ये कांग्रेस जन है जो बता दें प्रदर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार में कांग्रेसियों का ये धरना प्रदर्शन, बता दें कि कांग्रेसी ये मांग कर रहे हैं कि कोरोना काल में लोगों का रोजगार खत्म हो गया और ऐसे में अब लोगों पर अब बोझ ना पड़े, इसके लिए ये मांग कर रहे हैं कि बिजली का जो बकाया है उसको माफ कर दिया जाए। कई बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वो भी सांकेतिक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हरिद्वार में कांग्रेसियों का ये धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांकेतिक धरना दे रहे हैं लेकिन इस दौरान वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कई बड़े नेताओं ने नगर निगम पहुंचकर धरना दिया है। आपको बता दें हरिद्वार में कांग्रेसियों का सांकेतिक धरना है क्योंकि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, लॉकडाउन लगा, तब से रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया। ऐसे में अब मांग की जा रही है कांग्रेसियों की तरफ से और आमजन की तरफ से कि जो उनका बकाया है, बिजली का बकाया है, उसको माफ कर दिया जाए। इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार में कांग्रेसियों का ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। बिजली पानी के बकाया बिलों की माफी को लेकर धरना दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर सरकार लोगों का भला चाहती है क्योंकि रोजगार खत्म हो गया है तो ऐसे में लोगों के लिए कार्य करे। बिजली पानी का जो बकाया बिल है उसे माफ कर दिया जाए ताकि लोगों के हित में हो, जन के हित में हो। कई बड़े नेताओं ने नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। हरिद्वार में कांग्रेसियों का ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। हरिद्वार से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सांकेतिक धरना प्रदर्शन ये कांग्रेसी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान अच्छी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन लगातार क्योंकि देखा गया संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा तो लॉकडाउन लगाना पड़ा और लॉकडाउन के बाद से लोगों का रोजगार पूरी तरह ठप पड़ गया। लोगों ने भी, आमजन ने भी ये मांग की कि उनका जो बकाया बिल है बिजली का, पानी का, उसे माफ कर दिया जाए। और कांग्रेसी भी इसी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेशवासियों को मुफ्त में बिजली और पानी दी जाए और उनका बकाया बिल माफ किया जाए। लेकिन दोस्तों बिजली पानी के बकाया बिलों की माफी को लेकर कांग्रेस जन अब प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से मेरे सहयोगी नरेश तोमर जुड़ गए हैं। नरेश, क्या जानकारी मिल रही है प्रदर्शन को लेकर, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, आपको बताते हैं आज नगर निगम हरिद्वार में कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। इनकी मांग थी कि बिजली पानी को लेकर के बिजली पानी के जो बिल हैं जो उनको माफ कर दिया जाए और प्रदेश में बिजली पानी की जितने भी कनेक्शन है उनको छूट देने के साथ साथ आगामी समय में उनका बिल भुगतान ना लिया जाए। वही किशोर उपाध्याय से जब हमने ये बात की कि सत्ता में काबिज तो आप भी रहे हैं, तो आपने अपने समय में ये माफ क्यों नहीं किया? तो साफ तौर पर यही कहा कि हमसे गलती हो गई, लेकिन जनता अगर हमें दोबारा चुनती है तो सबसे अहम मुद्दा हमारा यही होगा। जी नरेश तोमर, ये तो आमजन की भी मांग है क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है तब से लोगों का रोजगार मानो ठप हो गया है और पहाड़ की आमदनी इस पर ही डिपेंड करती है जब वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। और ऐसे में क्योंकि अब पूरी तरह से सब बंद है, रोजगार ठप पड़ा है, तो आमजन भी यही मांग कर रहा है कि जो बिजली पानी का बकाया है उसे माफ कर दिया जाए। बिल्कुल सही है। देखिए, उत्तराखंड जो है पर्यटन को लेके ही चलता है और जब से कोरोना आया है पर्यटन पूरी से ठप है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति पर्यटन के हिसाब से बिल्कुल जो आर्थिक मंदी का यहाँ पर जो खतरा मंडरा गया है, और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि प्रदेश सरकार को इस ओर सोचना चाहिए क्योंकि आम लोगों की इससे कमर टूट गई है और वो उभरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी नरेश तोमर, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार में कांग्रेसियों का ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। हरिद्वार में कांग्रेस जनों ने बता दें कि धरना प्रदर्शन दे रखा है और मांग कर रहे हैं कि बिजली पानी का जो बकाया बिल है उसे माफ कर दिया जाए। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री ज्ञान सिंह नेगी का आज सुबह 5 बजे ऋषिकेश के आशुतोष नगर में निधन हो गया। ज्ञान सिंह नेगी के निधन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि बीजेपी उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और हमारी सरकार में
दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्ञान सिंह नेगी के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख में हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवारजनों को धैर्य प्रदान करे। राज्य मंत्री ज्ञान सिंह नेगी का आज निधन हो गया। बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्ञान सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे ज्ञान सिंह नेगी, जिनका निधन हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं अनुसरण परिषद के उपाध्यक्ष भी थे नेगी, जिनका निधन हो गया। वो ट्वीट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिस ट्वीट के जरिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुख व्यक्त किया है और अपने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता एवं हमारी सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री और मेरे सहयोगी श्री ज्ञान सिंह नेगी जी के निधन की खबर से मैं काफ़ी दुखी हूँ। अत्यंत दुखद खबर है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवारजनों को धैर्य प्रदान करें। चमोली के निर्जमुला घाटी स्थित दुर्मी और गौड़ा ताल के पुनर्निर्माण की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर डीएम स्वाति भदौरिया ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा है कि भूगर्भीय सर्वेक्षण के बाद बता दें कि दुर्मी ताल के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर जल्द शासन को भेजा जाएगा। चमोली में बता दें कि दुर्मी ताल का होगा पुनर्निर्माण और सीएम के निर्देश पर डीएम ने निरीक्षण किया। सीएम के लोगों ने उसका बीड़ा उठाया है कि इसको आगे ले जाएंगे और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है और आज हम लोगों ने साइट विजिट किया। आगे इसका जियोलॉजिकल सर्वे कराकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा और उसको शुरू किया जाएगा और उसके पहले तत्काल जो काम हो सकते हैं, जो उसकी पेरिफेरल एक्टिविटीज़ है, जैसे कुछ रोड का सौंदर्यीकरण, कुछ म्यूज़ियम बनाना, कुछ यहाँ पे कैंपिंग साइट्स डेवलप करना, व्यू पॉइंट्स बनाना, इस तरीके की चीज़ें हम तत्काल टेकअप करेंगे। और यहाँ बहुत सारे पर्यटन के और भी चीज़ें हैं, ट्रैक्स हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ काफ़ी हो सकती हैं, तो यहाँ बहुत अच्छी संभावना है और ताल उसका एक फोकल पॉइंट हो जाएगा। बता दें कि सीएम के निर्देश पर जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और कहा है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद पुनर्निर्माण कार्य को और तेजी मिलेगी। चमोली में बता दें कि पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। सीएम ने निर्देश दिए थे जिलाधिकारी को वो जाकर वहां पर निरीक्षण करे और काम कितनी तेजी गति में चल रहा है इसको लेकर जानकारी लें और जो निर्देश देने की जरूरत है वो आवश्यक दिशा निर्देश भी दें। सीएम के निर्देश पर डीएम ने निरीक्षण किया। चमोली में दुर्मी ताल का पुनर्निर्माण होना है, लेकिन इसको लेकर अभी क्योंकि जमीनी स्तर पर अभी जांच की जरूरत है, उसके बाद ही पुनर्निर्माण का कार्य तेज गति से हो पाएगा। इसको लेकर जाकर जिलाधिकारी ने जायजा लिया। चमोली में दुर्मी ताल का होगा पुनर्निर्माण और आपको बता दें कि स्वाति एस भदौरिया जो कि जिलाधिकारी हैं वहां की, उनको सीएम ने ये आदेश दिया था कि जाकर निरीक्षण करें और वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है इसका जायजा ले। तो वो अब वहां पर पहुंचे और जमीनी स्तर पर जमीनी हकीकत को जाना। सीएम के निर्देश के बाद डीएम ने निरीक्षण किया और चमोली में दुर्मी ताल का पुनर्निर्माण होना है और ऐसे में वहां जाकर जाना ये बहुत जरूरी है कि वहां की स्थिति कैसी बनी हुई है, क्या भी पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से कर सकते हैं या नहीं। इसको जाकर उन्होंने वहां पर सर्वेक्षण किया और वहां पर जो भी संबंधित अधिकारी हैं, लोग हैं आसपास, उनसे बातचीत भी की है और एक तरह से एक बैठक की है। इसके जरिए उन्होंने वहां का हाल जाना है और ये जो है इसके बाद अब यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करके सीएम तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद कार्य को तेज गति मिलेगी। उत्तरकाशी के नौगांव विकास खंड के राजगढ़ी वासियों को बता दें कि मिनी स्टेडियम की सौगात मिल गई है, जिसका शिलान्यास यमुनोत्री विधायक केदार सिंह ने किया है, जिससे खेल प्रेमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। स्टेडियम के निर्माण में 24,67,000 की लागत आई है। इस मौके पर राजगढ़ी वासियों ने विधायक का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत भी किया। उत्तरकाशी से खबर मिल रही है, जानकारी मिल रही है, जहां पर खेल प्रेमियों को बता दें कि मिनी सौगात मिली है, मिनी स्टेडियम की सौगात मिली है। विधायक केदार सिंह ने स्टेडियम का शिलान्यास किया। स्थानीय लोगों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ बता दें कि स्थानीय लोगों ने विधायक का स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया ढोल नगाड़ों के साथ और स्थानीय लोगों को एक मिनी सौगात मिली है। खेल प्रेमियों को मिनी स्टेडियम मिला है, उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है खेल प्रेमियों में कि अब आखिरकार उन्हें दूर दराज नहीं भटकना पड़ेगा और खेल के लिए उन्हें स्टेडियम मिल गया है, उनमें खुशी की लहर है।
वहीं काशीपुर के अली खान मोहल्ला में बता दें कि नवविवाहिता जोड़े की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप लड़की के पिता और भाई पर लगा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद आरोपी भाई फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मामला प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। नवविवाहिता जोड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़की के पिता और भाई पर हत्या का आरोप लगा है। वहीं ये प्रेम विवाह करने के बाद इस वारदात को जो है लड़की के पिता और भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया, ये आरोप लग रहा है। वहीं पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है दोनों की और पुलिस का कहना है कि जल्द दोनों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये अली खान सिद्दीकी मैरिज हॉल में एक लड़का और लड़की हैं, उनको गोली मार करके उनकी हत्या की गई है। दोनों ने लव मैरिज की थी। लगभग 3 महीने के आसपास उनको हो चुके थे शादी किए हुए। गोली चलाने वालों में लड़की के जो फादर हैं उनका नाम आ रहा है। इस शादी से खुश नहीं थे, तो अभी वो मौके से फ़रार चल रहे हैं। हमारी टीमें इसमें लग गई हैं। अरेस्टिंग उनकी शीघ्र कर ली जाएगी। उसके बाद सारा डिटेल में पता लगेगा। बाकी बॉडीज़ हमने मॉर्चरी भिजवा दी हैं। पोस्टमार्टम कल इसमें कराया जाएगा। तहरीर लेकर के इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। तो रुद्रपुर के पुलिस कप्तान दलीप सिंह की कोरोना संक्रमित हो गए हैं और कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दलीप सिंह बता दें कि मेडिसिटी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। पुलिस महकमे में कोरोना की दस्तक से हड़कंप मच गया है। एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा भी इसी अस्पताल में भर्ती हैं। बता दें कि पुलिस महकमे में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा भी इस अस्पताल में भर्ती हैं। रुद्रपुर के पुलिस कप्तान दलीप सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दलीप सिंह को मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार रुद्रपुर में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब कोरोना ने पुलिस महकमे में भी दस्तक दे दी है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा भी इसी अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के कारण भर्ती हैं। अब रुद्रपुर के पुलिस कप्तान दलीप सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दलीप सिंह को मेडिसिटी अस्पताल में एडमिट कराया गया। पुलिस महकमे में कोरोना की दस्तक से हड़कंप मच गया है। लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अब कोरोना ने पुलिस महकमे में भी दस्तक दे दी है। कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड के उद्योगों पर भी इसका बुरा असर देखने को मिला है, बुरा प्रभाव पड़ा है। अगर जल्द सरकार की ओर से कुछ कदम नहीं उठाए गए तो इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि उत्तराखंड के करीब 30% उद्योग बंद हो सकते हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता का कहना है कि कोरोना के चलते उद्योगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई सारी परेशानियां सामने आ रही हैं और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए ये कहा है कि सरकार बैंकों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तैयार करें। खाली उत्तराखंड की स्थिति नहीं, ये पूरे देश की स्थिति है। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत इस टाइम हमारे सामने आ रही है, 2 दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो हम लोगों को डिमांड नहीं है। माल अगर हम तैयार भी कर रहे हैं तो हमारी इस टाइम बाजार में ग्राहक नहीं है तो डिमांड नहीं है। एक दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि हमारी जो स्किल्ड मैन पावर जो इंडस्ट्री में लॉकडाउन के दौरान जो गई थी वो अभी भी वापस नहीं आ पा रही है, तो उसकी वजह से भी हम लोग प्रोडक्शन पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। तीसरा जो एक और दिक्कत हम फेस कर रहे हैं वो है हमारे लिक्विडिटी क्राइसिस। हालांकि बैंक्स ने कुछ पैसा देने की कोशिश करी है पर वो कुछ इंडस्ट्रीज़ को मिल पाया, सबको नहीं मिल पाया। तो एक लिक्विडिटी क्राइसिस, क्योंकि बाजार जब एक तरीके से अवरुद्ध पड़े हैं, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ग्राहक की कमी है, तो बाजार से जो पैसा वापस आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग पूरी प्रोडक्शन अपनी नहीं ले पा रहे हैं। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के मंगलौर में चौकी इंचार्ज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पुलिस महकमे के साथ ही इलाके में हड़कंप मच गया है। पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद इंचार्ज को आइसोलेट कर दिया गया है। कोरोना योद्धाओं के लगातार कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना संक्रमित के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील कर रही है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कई लोग इस अपील का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से संक्रमितों का आंकड़ा जो है बढ़ रहा है और ये अब खतरे के निशान तक पहुंचता जा रहा है। चौकी इंचार्ज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद पुलिस महकमे में तो हड़कंप मचाई, लेकिन इलाके में भी हड़कंप मच गया। लोग
डरे हुए हैं क्योंकि अब पुलिस महकमे में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। लोगों का डर है कि चौकी इंचार्ज कोरोना पॉजिटिव आया है तो इलाके में भी ऐसी स्थिति और ज्यादा ना बढ़ जाए। सैंपल बढ़ रही है, पर जो पहले शुरू में सैंपल तो 50-60 होती थी, आज की सैंपलिंग 200-300 एक ही ब्लॉक की हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव का रेशियो वो बढ़ रहा है। पहले से ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं, आपस में एक दूसरे से दूरी बना के रखें, बाहर ज़्यादा ना जाएं। तो सरकार भी सब लोगों को समझा रही है, अवेयर कर रही है कि जितने से ज़्यादा वो अमल करेंगे इन बातों पर उतनी जान बचेगी, और अगर नहीं करेंगे तो फिर जैसे हो रहा है कि पॉजिटिव ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा निकलेंगे पॉजिटिव। तो मेरी फिर एक आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि जो सरकार प्रयास कर रही है, जो आप लोगों को बता रही है मीडिया चैनल्स में या आप भी लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि आपस में दूरी बना के रखें, थोड़ा ध्यान रखें, मौसम बदल रहा है, इसमें और ज़्यादा आशंका बढ़ सकती है, एक दूसरे से दूरी बनाएं और बाज़ार में मार्केट में कम से कम जाएं जिससे कि फैलने से रोक सकें। चमौली के पोखरी विकासखंड में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों के आने जाने के लिए जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है और वहीं दरअसल उडम से राजकीय इंटर कॉलेज गोदली जाने के लिए आज से 30 साल पहले पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन इस पुल की हालत खस्ता हो चुकी है जो कभी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। लेकिन प्रशासन इस तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिससे लोगों में दहशत देखी जा रही है। कॉलेज गोली जाने वाला जो ये पुल है, इसमें बहुत सारे बच्चे नैल, गुड़म, कुलेंडू, सिदेली के बच्चे जाते हैं और उसका एक हिस्सा टूट चुका है और वो तिरछा हो चुका है सर। उसमें कम से कम डेली 400-500 बच्चे स्कूल जाते हैं और उसकी स्थिति बहुत खतरनाक है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कोई बच्चे पानी में गिर सकते हैं। आजकल बहुत पानी आ रखा है। प्रशासन को पहले भी इससे सूचित किया गया है, लेकिन किसी ने उस पर कोई अमल नहीं किया है, जो एक बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है सर। इंटर कॉलेज जो है 30 साल पहले पुल बन चुका था, अभी भी बच्चे लोग वहाँ पुल में इधर उधर कर रहे हैं, गिरने की संभावना है।